अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जी एफएससी पार्ट 2 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15 में होम्योस्टेसिस के फर्दर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बच्चों, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और वो कौन कौन से कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में हम बात ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपसे वो लेक्चर मिस हो गया है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ से सारे लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं जी फर्दर कॉन्सेप्ट्स की। होम्योस्टेसिस की जब हम बात करते हैं तो ये किसी एक सेल या किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती, बल्कि ये पूरे के पूरे एक ऑर्गेनिज्म की अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होती है और उसका बैलेंस होता है। एनवायरनमेंट की जब हम बात करें तो उसमें हम इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी इंटरनल एनवायरनमेंट की। इंटरनल एनवायरनमेंट को भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इन टर्म्स को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ का बेसिक यूनिट यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो सेल है। मींस तमाम जानदार सेल से मिलके बने हैं, खुलियों से मिलके बने हैं। तो जब हम इंट्रा सेलुलर या विद इन एन ऑर्गेनिज्म एक जानदार के अंदर जो है चीज़ों के तनासुब की बात करते हैं तो हम वहाँ पे मिसाल लेते हैं उसके एक सेल की, कि जो मैकेनिज्म एक सेल में हो रहा है लगभग इसी तरह का सभी सेल्स में हो रहा होगा। हाँ, उनका जो फंक्शन है वहाँ पे डिफरेंस आ सकता है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं तो वो सब में सेम होगा। जब हम जी इंट्रा सेलुलर या विद इन एन ऑर्गेनिज्म बात करते हैं तो उसमें हमारा जो इन्वायरमेंट है एक तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और दूसरा सेल मेम्ब्रेन के बाहर, यानी कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें और सेल के अंदरूनी जो अज्जा मौजूद हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियर प्लाज्म में, उनका तनासुब आपस में रहना बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा सेलुलर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सारा मटेरियल होगा उसमें इक्विलिब्रियम रहना ज़रूरी है। उसके बाद एक वाइडर स्केल पे अगर हम बात करें सेल से हट के एक पूरे जानदार के बारे में, तो जानदार के अंदर की बात तो हमने कर ली। अब क्या आता है जी बैरूनी एनवायरनमेंट, बाहर का दर्जा हरारत, बाहर पानी की जो भी मौजूदगी है, नमी है हवा में या पानी का इंटेक करना है, पानी का को अंदर लेके जाना है, इंजेक्शन है उसका, या जो आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनको जिस्म से बाहर एनवायरनमेंट में खारिज करना। तो सबसे पहले चलते हैं जी हम होम्योस्टेसिस एट सेलुलर लेवल पे। आपको यहाँ पिक्चर में एक सेल दिखाई दे रहा है। इनसाइड द सेल जो एनवायरनमेंट रहेगा उसे हम इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट कहेंगे, यानी कि विद इन अ सेल मेम्ब्रेन। अब होम्योस्टेसिस की बात कर रहे हैं तो हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, क्योंकि हम सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं विद इन द सेल। वो चाहे पानी का लेवल हो, इसमें मिले हुए सोल्यूट की कंसंट्रेशन हो, या वो कुछ ज़रूरी मेटाबोलाइट्स एंड हार्मोन्स वगैरह हो, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम के तहत काम कर रही है जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स, हार्मोन्स या दीगर केमिकल्स वगैरह कार फरमा होते हैं। तो इन सभी का बैलेंस रखना ज़रूरी है। उसके बाद ही इसका बैलेंस रखना कहाँ पे है, ये तो बात होगी इनसाइड हमें इन चीज़ों को मेंटेन करना है। किसके रिलेशन में? एज कंपेयर टू द आउटर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट जो इस मेम्ब्रेन से बाहर है, उसमें वैस्कुलर के साथ साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स भी शामिल हैं। अब सेल को क्या करना होता है, उसको इन सभी चीज़ों को एक नैरो रेंज में रखना होता है। जो भी जिस्म में होने वाली फ्लक्चुएशंस हैं, तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, उनके तनासुब से। इसमें मिसाल हम पहले इसमें मिसाल की बात कर लेते हैं जी। इसमें आप जैसे हम बात करते हैं कि हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर 80% पानी मौजूद होता है, तो उसको कुछ भी करके ये 80% मेंटेन रखना है। ये किस तरह से पॉसिबल है इसकी डिटेल हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन ये एक मिसाल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी का तनासुब अलग अलग है और उनको वो मेंटेन रखना होता है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन वाला जो प्रोसेस है उसके थ्रू ही मुमकिन होगा।
उसके बाद ही बात करते हैं हम एट होम्योस्टेसिस एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे। एक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट करता है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशंस या तब्दीलियों को बेयर कर सके और अपना जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको इक्विलिब्रियम में यानी कि तवाज़ुन में रख सके। इसकी मिसाल जैसे बोनी फिश की अगर हमने ली, प्रीवियस टॉपिक में इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि ये किस तरह से फ्रेश वाटर इसके एंसेस्टर हैं लेकिन खुद ये एक मेरीन वाटर फिश है, और किस तरह से ये एनवायरनमेंट की जो फ्लक्चुएशन है, क्योंकि ये एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रहती है, इसके बावजूद ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करके अपनी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन रख सकती है और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स वगैरह हैं उनको जिस्म से बाहर निकालती रहती है। इसी तरह पोलर बेयर की मिसाल ली जा सकती है कि किस तरह से वो इतना ज़्यादा जो दर्जा हरारत होता है, जहाँ पे पोल्स पे आपको पता है हमेशा स्नोफॉल रहता है, बर्फ जमी रहती है, दर्जा हरारत ऑल द टाइम मनफी रहता है, विच मीन्स कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो उनके जिस्म के अंदर फैट की एक मोटी लेयर मौजूद है जो कि एक उनकी अडाप्टेशन है, एक अडाप्टेड करैक्टर है, ताकि उनकी बॉडी में इंसुलेशन रहे, मेंटेन रह सके, इंसुलेट कर सके वो, और अपना इंटरनल जो टेम्परेचर है उसको प्रिजर्व कर सके, कंजर्व करके रख सके। यहाँ तक जी हमारा ये क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में होम्योस्टेसिस या इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन की हम बात करते हैं तो इसमें कंट्रोल सिस्टम एक्चुअली ऑपरेट कर रहा होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या विद इन द लिविंग बींग्स यानी कि जानदारों के अंदर ये कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल उसी तरह पे काम कर रहा होता है जैसे कि हम किसी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को डिटेल से देखेंगे। बच्चों, गर्मियां आने वाली हैं और आप जानते हैं कि आजकल दर्जा हरारत इतना ज़्यादा होता है कि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल यानी कि एसीज का इस्तेमाल नागुज़ीर है, यानी कि आपको मस्ट एसी यूज़ करना ही पड़ता है अगर आपके वसाइल इजाज़त देते हैं। हम क्या करते हैं जी, हम अब सारी रात कभी टेम्परेचर कम करें कभी ज़्यादा करें, तो सारी रात आप रिमोट कंट्रोल पकड़ के तो बैठ नहीं सकते। अब टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है और इसमें उसका क्या फ़ायदा है हमें कि एसीज के अंदर एक ऑटोमेटिक सेंसर या रिसेप्टर लगा हुआ है। हम दर्जा हरारत सेट करते हैं कि जी रूम टेम्परेचर पे रहे, ना बहुत ज़्यादा ठंड हो ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो, मुनासिब सा दर्जा हरारत रहे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। आप एयर कंडीशनर को रिमोट की मदद से 25 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स कर देते हैं। अब कमरे के अंदर मौजूद ज़्यादा सारे अगर लोग, जैसे कंबाइंड फैमिली होती है, लोग प्रेफर करते हैं जी एक ही एसी वाले कमरे में बिल शिल का भी खर्चा बच जाए तो वो एक ही कमरे में सोना पसंद करते हैं। अब जितने ज़्यादा वहाँ पे लोग होंगे सफोकेशन भी थोड़ी सी बढ़ेगी, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो कभी दर्जा हरारत कम कभी ज़्यादा एज पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जैसे ही दर्जा हरारत 25 डिग्री से बढ़ने लगता है तो हमारे एसी का सेट सिस्टम, जो कि जिसको पता है कि नहीं इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना है, वो फौरन से कंट्रोल सिस्टम को मैसेज भेजता है कि दर्जा हरारत ज़्यादा हो रहा है कमरे का, अब इसको दोबारा से थोड़ा ठंडा किया जाए, कूल डाउन किया जाए, और क्या होगा एसी दोबारा से ऑन हो जाएगा, जो कि पहले 25 डिग्री सी पे आने के बाद ट्रिप कर गया था, यानी कि फॉर द टाइम बीइंग रेस्ट स्टेज पे चला गया था। अब वो दोबारा से ऑन होंगे, उसका थर्मोमीटर दोबारा से एक्टिवेट होगा, उसका सेंसरी सिस्टम, कूलिंग सिस्टम दोबारा से इफेक्टिव होगा, और ये इफेक्टर्स क्या करेंगे, दर्जा हरारत जो हमारे कमरे का है उसको कम करते हुए दोबारा से 25 डिग्री सेल्सियस पे ले आएंगे। अब इसमें देखें कि 3 मेन यूनिट्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला था रिसेप्टर, यानी कि एसी के अंदर मौजूद थर्मामीटर जो कि हाई या लो दर्जा हरारत पे के दरमियान फ़र्क को डिटेक्ट करता है। उसके बाद अगर मैसेज हमारे सेट टेम्परेचर से कम या ज़्यादा हो तो वो फ़ौरन उसको सेंस करने के बाद कंट्रोल सेंटर को मैसेज देता है।
जैसे कि हमने एसी की मिसाल ली कि वो ट्रिप कर गया था, तो वो दोबारा से उसका कूलिंग सिस्टम ऑन होगा, तो वो अपना इफेक्टर की मदद से क्या इफेक्ट शो करेगा कि वो दर्जा हरारत, ठंडी हवा निकालना शुरू कर देगा और दर्जा हरारत को कम कर देगा, हमारे सेट पॉइंट पे बैलेंस पे ले आएगा, जो कि हमने 25 डिग्री सेल्सियस सेट किया था। इसी तरह अगर हम एक लिविंग कंट्रोल सेंटर की बात करें, जैसे हमारे जिस्म का टेम्परेचर हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का सेट दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस है। अब बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो तो हमारे जिस्म का टेम्परेचर भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो रिसेप्टर हैं या जो सेंसर्स हैं वो फ़ौरन ही चेक कर लेते हैं कि दर्जा हरारत कम हो रहा है या सर्दी लग रही है आपको। कंट्रोल सेंटर को मैसेज गया। कंट्रोल सेंटर कौन है जी? आपका ब्रेन। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू ये क्या करेगा, इफेक्टर्स को मैसेज भेजेगा कि वो रिस्पॉन्स दें और यहाँ पे दर्जा हरारत को दोबारा से 37 डिग्री सेल्सियस पे लेके आया जाए। इसमें जब हम ह्यूमन बींग्स की अगर मिसाल लें तो टेम्परेचर की रेगुलेशन में थायराइड ग्लैंड यहां से एक सिक्रीशन निकलती है जी, थायराइड हार्मोन। वो क्या करता है बेसिकली, हमारे इसको ब्रेन ने ट्रिगर किया। ये है जी हमारा ब्रेन। ब्रेन के अंदर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद है, उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। थायराइड ग्लैंड ने सिक्रीशन दी जिसको हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करेगा, ये हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि मेटाबॉलिक रेट उसको एक्टिवेट कर देगा, यानी कि हीट प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, ऑटोमेटिकली हमारा जो इफेक्ट है वो हमें नजर आएगा कि हमारी बॉडी का दर्जा हरारत जिसको इस टाइम ज्यादा एनर्जी की जरूरत है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे सेट हो गया है। इसके बाद इस कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म अमल में आता है। इसकी डिटेल पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, बेसिकली जो ये रिएक्शन हो रहा है इसकी प्रोडक्ट्स वो बेसिकली इस रिएक्शन को कंट्रोल कर रही होती हैं कि बस अब इनफ एनर्जी प्रोड्यूस हो गई है, टेम्परेचर इस पे मेंटेन हो गया है, अब इससे मजीद एनर्जी रिक्वायर नहीं है, क्योंकि अगर इससे मजीद मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंटिन्यू रहती है तो दर्जा हरारत बढ़ने का भी खदशा है। तो अब इसको इस सेट पॉइंट पे कंट्रोल करना है, यानी कि अब इसकी सिक्रीशन जो है उसको कम किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा, इनहिबिट किया जाएगा, ताकि ये मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी थी इसने उसको एक्टिवेट किया हुआ था वो ये रोक दे, इनहिबिट हो जाए। तो इस किस्म का जो प्रोसेस होता है जो इस रिएक्शन की प्रोडक्ट के कंट्रोल में रहते हुए इस कंट्रोल सिस्टम को भी इक्विलिब्रियम में रखता है, वो कहलाता है जी हमारा फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें आगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में हम काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। बच्चों हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला ऑस्मो रेगुलेशन के एक डिटेल्ड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप आने वाले सभी लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।